नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अगवानी सुल्तानगंज पुल पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले साल यानी कि 30 अप्रैल 2022 को पुल का एक हिस्सा धराशायी हुआ था पिलर नंबर 5 के आसपास। उस घटना को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच करने का निर्देश बिहार सरकार ने दिया था और उस जांच की फाइनल रिपोर्ट मंगलवार को सरकार के पास पहुंच गई। अब सोचिए, रविवार को पुल पूरी तरह से धराशायी हो गया। पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन पिलर नंबर 10 से 13 के बीच में ये पुल पूरी तरह से बैठ गया, पिलर सहित बैठ गया, जो कि अपने आप में एक पहली घटना है इस तरीके की कि पिलर भी बैठ जाए नीचे। उसकी रिपोर्ट तो बाद में आएगी नहीं आएगी, लेकिन जिस रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं वो 30 अप्रैल 2022 की घटना को लेकर है, जब कहा गया था कि तेज हवाओं की वजह से ये पुल जो है वो धराशायी हो गया था। अब उसकी रिपोर्ट आईआईटी रुड़की ने राज्य सरकार को दे दी है। विडंबना यह है कि जब रविवार को पुल धराशायी हो गया, गंगा नदी में समा गया, उसके बाद मंगलवार को ये रिपोर्ट लगभग हम कह सकते हैं कि 13-14 महीने के बाद राज्य सरकार को मिली है। पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईआईटी रुड़की ने इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही दे दी थी। यानी अप्रैल 30 को यह घटना घटती है और अगस्त में जब सरकार का सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार एनडीए से महागठबंधन बनती है, उससे ठीक पहले प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई थी। तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि रिपोर्ट आ गई थी, हम लोग कार्रवाई करते उससे पहले ही सरकार चली गई, सरकार महागठबंधन की बन गई। अब महागठबंधन में पथ निर्माण मंत्री बने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि ये घटना बीजेपी के शासनकाल में थी, तो उस समय के मंत्री इसको बेहतर जानते होंगे। पर जो चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, अगर ठीक है कि ये घटना एनडीए सरकार में घटी और उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है, तो इस रिपोर्ट को साझा नहीं करना चाहिए। आखिर इस रिपोर्ट में क्या है, अनुमान लगाया जाए तो आईआईटी रुड़की के प्रारंभिक रिपोर्ट से ये ज़्यादा इतर नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये विस्तार में हो, और उसमें जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें शुरू में ही कहा गया था कि इसके डिजाइन में गड़बड़ी है, पूरी की पूरी जो इसका डिजाइन है पूरे पुल का, वही गड़बड़ है। तो सवाल यही बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर उसके बाद फिर काम क्यों कराया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एसपी सिंगला, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस पुल को बना रही है, उसने जिद की कि डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इसको बनाएंगे। और इसका डिजाइन किसी कनाडियन कंपनी ने, कनाडा की कंपनी ने इसको डिजाइन किया था, इस पुल का, जैसा कि बताया जा रहा है। तो सिंगला की तरफ से यह दावा किया जा रहा था, सरकार उसी पर पैसे भी दे रही थी बनाने के लिए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पुल की लागत 1710 करोड़ थी और कंपनी ने लगभग 70-80% काम पूरा कर दिया था। उसके एवज में जो पैसा बिहार सरकार ने दिया था वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500-600 करोड़। लेकिन उनके लिए ज़्यादा नहीं होगा, 500-600 करोड़ एक संख्या होती है, 500-600 करोड़ कम नहीं होता है, और वो राशि बनाने के लिए दी गई। इसमें एक थर्ड पार्टी इंजीनियर भी होता है, जो कि ना कंस्ट्रक्शन कंपनी का होता है ना बिहार सरकार का होता है। उसकी भी पूरी जिम्मेदारी होती है, जो पुल के बारे में अथॉरिटी इंजीनियर जिसको कहते हैं।
उस पर सारा ब्लेम डाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा पुल है ये, और पूरे राज्य सरकार के ऊपर से नीचे तक सबकी नज़र ऐसी परियोजनाओं पर होती है। एक अथॉरिटी इंजीनियर उसमें क्या हैसियत रखता है? ठीक है, उसकी तनख्वाह अच्छी होगी, उसको इंश्योरेंस अच्छा मिलता है, लेकिन अगर सरकार कहेगी कि बनाना है तो अथॉरिटी इंजीनियर रोक देगा क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। जो कंपनी है एसपी सिंगला, उस कंपनी से हर्जाना वसूला जाएगा। ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन आखिर में जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो ये कहती है ना कि पुल पर लोग सुरक्षित कैसे चले, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। और अगर कहीं से ये आया, आईआईटी रुड़की कोई मामूली संस्था नहीं है, और देखा जाए तो उसने अगर इस तरह की रिपोर्ट दी है तो सरकार को गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए था। इस पुल पर तत्काल काम रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। मार्च में भी जेडीयू के विधायक ने सवाल उठाया था पिलर नंबर 10 को लेकर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये बताया गया कि पिछले दिनों 4-5 दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक इंजीनियर ने पिलर नंबर 10 का निरीक्षण किया था, और ये भी कहा जा रहा है कि उसने फिलहाल काम रोक देने के लिए भी कहा था, निर्देश दिया था। लेकिन काम रुका नहीं, काम लगातार जारी रहा। जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना था। पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि 2019 में इस पुल को पूरा होना था, लेकिन 23 चल रहा है। 23 में भी 2 बार इसके डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है। मार्च में इसका काम पूरा होना था, फिर 30 जून को पूरा होना था, अब 31 दिसंबर डेडलाइन है। तो कहने का मतलब कि अगर पुल ये बन जाता और पुल बनने के बाद इस तरह के हादसे होते तो क्या होता? हालांकि इस हादसे में भी एक गार्ड लापता बताए जाते हैं, उनकी भी खोजबीन होनी चाहिए। उनका पूरा परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पर जब ये शुरू हो जाता है ये पुल, और उस समय ये हादसा होता, तब क्या होता? ये एक बड़ा सवाल है, और इसमें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर ये काम क्यों हुआ। जब ये कहा गया कि पुल का डिजाइन गलत है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिद पर अड़ी रहे, लेकिन सरकार का अपना दायित्व होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो आईआईटी रुड़की की जो रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? उस रिपोर्ट में क्या है? क्या ऐसी बात है? पहले तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की सफाई दी गई, तो ऐसा लग रहा था कि चलिए भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही दोष है। लेकिन अगर उसी का दोष है तो रुड़की के फाइनल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।